नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सब्जियों से किचन में कोरोना की एंट्री। जी हां, कोरोना काल में हर रोज इस्तेमाल होने वाले सब्जियों से कितना खतरा है। आपको बताएं कि मंडी से किचन तक तो नहीं पहुंच रहा कोरोना। कहीं आपकी सब्जी में कोरोना तो नहीं, आपकी छोटी सी लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए, क्योंकि जयपुर में करीब 30 फल सब्जी बेचने वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने नगर निगम के जरिए शहर के 91 वार्डों के लिए 990 ठेले वाले को फल सब्जी बेचने की मंजूरी दी है। यानी हर वार्ड में 10 से 11 ठेले वाले ही फल सब्जी बेच सकेंगे। जिन ठेले वाले को फल सब्जी बेचने की अनुमति दी गई है, उन ठेले वालों की पहचान के लिए उन्हें पीले रंग की टोपी, मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से तो एहतियातन कदम उठा लिए गए हैं, लेकिन फल सब्जी खरीदते समय क्या सावधानी बरतें, सब्जियों को खरीदने का सही तरीका क्या है, सब्जियों को कैसे सैनिटाइज करें, इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अरुण अग्रवाल, जो बताएंगे कि कैसे सब्जियों को करें सैनिटाइज। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर फल और सब्जियों को लाएं और उसके बाद उसे किस तरीके से इस्तेमाल करें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिजिशियन डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी हैं और साथ ही साथ एडीएम जयपुर पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अरुण जी, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या फल और सब्जी के जरिए कोरोना हमारे किचन तक तो नहीं पहुंच रहा? देखिए, ये बिल्कुल संभव है। जो सब्जी वगैरह हम ठेले से या मंडी से लाते हैं, वो पॉसिबिलिटी है कि वो लोग सुपर स्प्रेडर्स हो सकते हैं। तो जब भी हम सब्जी वगैरह खरीदें, चाहे ठेले से खरीदें, चाहे आप दुकान से लाएं या मंडी से लेके आएँ, हम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए जो कि मैंडेटरी हैं इस कोविड के सीज़न के अंदर। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर संभव हो, जैसे आप घर के बाहर ठेले वाले से ले रहे हैं, तो अपनी खुद की बास्केट या अपना खुद का थैला कपड़े का या जो भी है वो लेकर के निकलें और उसके बाद मास्क लगाएं, हाथों के अंदर ग्लव्स भी पहनें और उसके बाद उसको अल्कोहल सैनिटाइजर अप्लाई करें या साबुन और पानी से कम 20 से 30 सेकंड के लिए धोएं। उसके बाद आप ठेले पे जाएं तो ये ध्यान रखें कि ठेले वाले ने भी मास्क पहन रखा है और सब्जी वगैरह आपको देने से पहले उसने अपना हाथ सैनिटाइज कर लिया हो। सब्जी वगैरह आप छांट लें। छांटने के बाद जब भी आप इसको लेते हैं तो जो भी उसने बास्केट या आपने अपनी बास्केट ली है या उसने अपनी थैली में दी है, उसको लेकर के सीधे घर में अगर अंदर आते हैं तो पहले उसको सब्जी वगैरह को या फल वगैरह को भी सैनिटाइज करना ज़रूरी होगा। उसके लिए सैनिटाइज करने के लिए कई तरीके बताए गए हैं। उनमें से एक तो सबसे अच्छा यही है कि आप उसको सबसे पहले रनिंग वाटर के अंदर अच्छी तरह से धो लें और अगर संभव हो सब्जी वगैरह को या फल को आप पानी के अंदर, जिसमें कि 2 चम्मच नमक मिलाया हुआ हो, उसके अंदर भिगो के छोड़ सकते हैं। और उसे या फिर संभव हो तो विनेगर भी इस चीज़ के लिए बताया गया है। 2 कप या 3 कप पानी के अंदर आधा कप विनेगर, वाइट विनेगर आप मिला लें और उसको 15 से 20 मिनट के लिए सब्जियों को उसमें सोख दें और उसके बाद रनिंग वाटर से उसको धो लें। सब्जी और फल वगैरह को साबुन के पानी से धोने के लिए एडवाइस नहीं किया गया है, क्योंकि ये संभव है कि हम सारा साबुन और उसका पानी उन सब्जियों से ना निकल पाए और वो फिर जब भी हम उसको कंज्यूम करेंगे तो टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। तो इन चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है और प्रॉपर फूड हैंडलिंग करेंगे तो हम इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। और ये मान के चले कि सब्जी वाले हों। अरुण जी, एक चीज जरा सा और समझना चाहेंगे कि देखा यह गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब्जियों को लाते हैं खरीद करके, फलों को खरीद कर लाते हैं और उसके बाद गुनगुना पानी से उन्हें धोया और धूप में रख देते हैं और उसके बाद उसका इस्तेमाल करते हैं। यह किस हद तक सही है? देखिए, रनिंग वाटर में धोने के बाद अगर धूप में ऐसा कोई अभी साइंटिफिक डेटा तो नहीं है कि धूप के अंदर रखने से वो कोई स्टेरलाइज हो जाएगी, लेकिन यह है कि उसको अगर आपने अच्छी तरह से धो लिए हैं तो उसके बाद आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल
स्वयं के अंदर वायरस नहीं होता है। ये वायरस केवल एक उनके ऊपर हमारे हाथों के द्वारा या हमारे सरफेस को टच करने के द्वारा ही पहुंचता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं हल्दी पानी से सब्जियों को धो रहे हैं, और जिस चीज का आपने जिक्र किया कि साबुन के पानी से या सर्फ के पानी से, वॉशिंग पाउडर के पानी से, उसका तो पूरी तरीके से जो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो नुकसानदेह, और नुकसानदेह है तो वो कितना नुकसानदेह है? साबुन के पानी से और सर्फ के पानी से अगर हम सब्जियों को धो रहे हैं या फलों को धो रहे हैं और फिर उनको कंज्यूम कर रहे हैं तो वो नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि क्या है कि साबुन पूरा जरूरी नहीं है कि सब्जियों के अंदर से वो निकल जाए, इसलिए वो शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। एक तरह का कॉस्टिक होता है साबुन, और वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। छोटी छोटी मात्रा के अंदर अगर उसका अमाउंट ज़्यादा चले जाएगा तो वो शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल, तो वो नुकसानदेह हो सकता है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जहाँ तक संभव हो सब्जियों को जब भी आप धो लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज के बारे में और आपसे समझेंगे। इस वक्त हमारे साथ पुरुषोत्तम शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, एडीएम जयपुर। पुरुषोत्तम जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब करीब 30 लोग ऐसे हैं जो सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, वो पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद जयपुर में क्या सतर्कता बरती जा रही है ताकि जो लोग फल और सब्जी खरीदने आ रहे हैं उनके घरों तक कोरोना ना पहुंचे? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो सब्जी विक्रेता हैं, विशेष तौर से जो मोबाइल सब्जी विक्रेता हैं, जो कि पूरे जयपुर शहर में ठेले के माध्यम से अपनी सब्जियों का विक्रय कर रहे हैं, और जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से बहुत सारे जो और काम में करते थे वो भी सब्जी के धंधे में, बिजनेस में आ गए हैं। और परिणाम स्वरूप ये भी है कि लोगों में एक विश्वास की भावना भी बढ़ी है कि पता नहीं कौन कौन हमारे क्षेत्र में नए नए तरह के लोग आ गए, अनजान लोग आ गए जो सब्जी विक्रय कर रहे हैं। तो वे इनका संक्रमण का खतरा निश्चित रूप से अधिक रहता है, संभावना अधिक रहती है। और ये बात भी सही है कि कुछ लोग इसमें संक्रमित पाए गए हैं। इसकी इन्हीं सब को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हम पूरे जयपुर शहर में, जो कि पुराने हमारे 91 वार्ड्स थे, उन वार्ड्स में हम इनको एक मोबाइल जो बेंस जो ठेले हैं उनको हम कुछ अनुमति पत्र जैसा कुछ हम जारी करें, ताकि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि ये प्रशासन के आदमी है और उनकी चेकिंग हो चुकी है और ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही जाएंगे। एक ये भी एक संभावना रहती है कि अगर मान लो हमने कोई क्षेत्र निर्धारित उसका नहीं किया है तो वो कहीं भी, कहीं से कहीं में जा रहा है, वो 10 कॉलोनियों भी कवर कर रहा है, 10 वार्ड्स में भी जा रहा है, तो वो अगर एक भी संक्रमित है तो बहुत बड़ा एरिया है जिसको वो संक्रमित कर सकता है। तो इन सबको जरूरत महसूस करते हुए हमने प्रति वार्ड लगभग 10 से 12 हमने मोबाइल ठेलों की अनुमति नगर निगम द्वारा जारी करने के लिए कहा गया और उन्होंने ये जारी कर दी है। और उनका क्षेत्र भी एक पर्टिकुलर कॉलोनी डिसाइड कर दी है कि भाई इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ही आप अपनी सब्जी का विक्रय करेंगे। इसके लिए, इसकी पहचान के लिए हमने जिला प्रशासन की तरफ से नगर निगम को एक एक कैब अवेलेबल कराई है, मास्क दिए हैं पर्याप्त मात्रा में, सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कहा गया है। और अगर वो एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में जाता है तो वो अनुमति स्वतः ही निरस्त योग्य भी है। तो ये व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। और एक और चीज पुरुषोत्तम जी, जो मोबाइल ठेले की जिसकी बात आपने की, एक वार्ड के लिए 10 से 11 और 12 जो ठेले वाले हैं उनको परमिशन दी गई है, लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे किराना शॉप्स हैं जहां पे सब्जियां रख करके बेची जाती हैं, बहुत सारे ऐसे किराना दुकान हैं जहां पर फल रख करके बेचे जाते हैं। क्या उनके लिए भी कुछ एडवाइजरी दी गई है, उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं? बिल्कुल, ये बात सही है कि जो मोबाइल है वो तो सुपर स्प्रेडर का काम करते ही हैं। साथ ही चूंकि लॉकडाउन के अवधि के दौरान निरंतर रूप से कर्फ्यू क्षेत्र और जो कंटेनमेंट एरिया है उसके अतिरिक्त जितना भी एरिया है उसमें हमारी किराना शॉप्स खुली हुई हैं और जो फिक्स सब्जी की दुकानें हैं वो भी खुली हुई हैं। उनके लिए हम टाइम टू टाइम हमने जा के उनको समझाया है और हमने पैम्पलेट के मार्फत उनको जागरूक भी किया है कि आपको किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, खुद को भी सुरक्षित रखना है, साथ ही आपके ग्राहक जो आ रहे हैं, आपके कांटेक्ट में जो पर्सन्स आ रहे हैं उनको भी आपको सुरक्षित रखना है। इस तरह के हमें पंपलेट्स भी बांटे हैं और उनको जागरूक करने का भी प्रयास किया है। अब एक चीज अरुण अग्रवाल जी, आपसे जरा सा समझना चाहेंगे, आप जिस चीज का जिक्र कर रहे थे उससे इतर एक और चीज, कुछ ऐसी सब्जियां हैं
जिसको धोने की वजह से वो सब्जियां खराब होती है। अगर बाइफरकेट करूं मैं सब्जियों को तो, और उसमें सबसे खास बात है प्याज की। अगर प्याज को धोया जाए, उसमें पानी जाता है तो वो खराब हो जाता है। आलू का भी कुछ उसी तरीके की स्थिति बनती है कि अगर धो करके लंबे वक्त के लिए उसे छोड़ा जाए तो वो खराब हो सकता है। और साथ ही साथ नमक पानी से सब्जियों को धोना और हल्दी पानी से सब्जियों को धोना, यह कितना सही है? देखिए, जहाँ तक आलू और प्याज की बात है, उनको तो ऑब्वियसली धो नहीं सकते हैं, तो उस केस के अंदर ये एडवाइस किया जाएगा कि आप उनको खरीद करके रख लें, अलग से उनको 48 से 72 घंटे के बाद में यूज़ करें। जब तक ये कहा जाता है कि जो भी वायरस है वो इतने समय तक जिंदा नहीं रहता है उनके सरफेस के ऊपर। और उसके बाद में भी आलू और प्याज को, आलू जब आप भी बनाएंगे तो उसको आप नेचुरली उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है, आउटर स्किन उतारनी है, प्याज की भी स्किन को, आउटर स्किन को उतारें, उसके बाद रनिंग वाटर में धोने के बाद ही प्रयोग में लाएं। और ये नमक पानी और हल्दी पानी का भी जरा अगर उसको विस्तार से बता दें। और सब्जियां जो भी हैं, हाँ, नमक के पानी का तो है। देखिए, 2 चम्मच नमक अगर आप आधी बाल्टी पानी के अंदर डालते हैं और उसमें सब्जियों को सोख करके रख दें 10 से 15 मिनट, और उसके बाद उसको यूज़ कर लें रनिंग वाटर में धोने के बाद, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट का भी रोल है। 1 in 10,000 का अगर हम एक सॉल्यूशन बनाएं, उसके साथ भी हम वॉश कर लें बाद में और उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो पॉसिबल है वो विनेगर के साथ में है। कुछ लोग हल्दी यूज़ करते हैं, लेकिन वो कितना वायरस के ऊपर असर करेगा ये कहना अभी संभव नहीं है। साइंटिफिक डेटा इस चीज़ के लिए नहीं है, वायरस के ऊपर कितना असर उसका होगा। इसके लिए मैं हल्दी वाला तो एडवाइस नहीं करूँगा, लेकिन बाकी 3 चीज़ें जो हैं वो हम जरूर एडवाइस। अच्छा, एक और चीज अरुण अग्रवाल जी, एक और चीज, कई लोग अब ऐसे हैं जो बेकिंग सोडा जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सही है? हाँ, बेकिंग सोडा का भी एडवाइस किया गया। उसको बेकिंग सोडा भी 2 चम्मच डाल करके आधी बाल्टी के अंदर, और उसमें सब्जियों को सोख सकते हैं, धोने के बाद कंज्यूम कर सकते हैं। उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एडवाइजेबल है जी। अब पुरुषोत्तम शर्मा जी, जी। अब पुरुषोत्तम जी, एक और महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, ये जरा सी चूक और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है लोगों को। हाथ में ग्लव्स होना आवश्यक है अगर कोई फल और सब्जी बेचने वाला है, और ठेले पर अगर सैनिटाइजर दिया जाए तो वो और भी अच्छी चीज है। साथ ही साथ मास्क लगाना भी अनिवार्य है, और अगर कैप उससे मिलता है तो वो भी अनिवार्य है। बहुत खास होगा, बहुत अहम होगा ये चीज। तो क्या ये सारी चीजें भी उन तमाम ठेले वालों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं एहतियात बरतते हुए? जी, फर्स्ट टाइम हमने इनको, चूंकि फर्स्ट टाइम हमने व्यवस्था की है प्रशासन के सहयोग से, हमने जो मोबाइल ठेले वाले हैं उनको, जैसा मैंने आपको बताया, हमने कैप दिए हैं, मास्क दिए हैं, सैनिटाइजर दिए हैं, ग्लव्स भी उपलब्ध कराए हैं। फिर भी एक बार हम और भी रिपीट करेंगे, लेकिन चूंकि ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, इसलिए समस्त ठेले वालों को हिदायत दी गई है कि वो अपने स्तर से भी अपनी पूरा ध्यान रखें। और चूंकि उनका परिवार भी एक महत्वपूर्ण इकाई है इसमें, तो वो खुद भी अपनी पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपना खुद का और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। कि जो ग्लव्स दिए जाते हैं लोगों को, खास करके जिस चीज का जिक्र कर रहे थे एडीएम साहब, तो अगर ग्लव्स दिए गए हैं, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चलिए वो तो सही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कहीं पे अगर गोलगप्पे खाने गए तो वो प्लास्टिक का बना हुआ ग्लव्स जो है वो पहनते हैं। वो कितना सही है? अगर कोई सब्जी विक्रेता उसे पहन करके उसका इस्तेमाल कर रहा है, फल वाला अगर उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो वो प्लास्टिक का जो ग्लव्स है वो कितना सही है? देखिए, प्लास्टिक के ग्लव्स तो एडवाइजेबल नहीं है, लेटेक्स के ही ग्लव्स होने चाहिए। प्लास्टिक के ग्लव्स क्या है कि उसमें ब्रीच बहुत जल्दी हो सकता है, और वो उनके अंदर लीक्स हो सकते हैं जिसके आप इन्फेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये और देखना होगा कि जो ग्लव्स पहनने के बाद में आप अपने हाथों को कहीं इधर उधर नहीं लगाएं, मुंह के ऊपर नहीं लगा रहे हो, चश्मा ठीक नहीं कर रहे हो, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए, और ग्लव्स जो है वो बीच बीच में आपको या तो हाथ वॉश करें या फिर अपने ग्लव्स अल्कोहल सैनिटाइजर से अपने को क्लीन करते रहना होगा। अदरवाइज 6 से 8 घंटे के बाद में ग्लव्स को आपको चेंज करना है, हाथ वॉश करने के बाद में। बिल्कुल। अरुण जी, अगर चीज का और जिक्र करना चाहूंगा कि आमतौर पे जो हम ठेले वालों से सब्जियां ले लेते हैं। जी बोलें।
मैं एक जिक्र और करना चाहूँगा पेमेंट के लिए। हम लोग जब घर के बाहर किसी ठेले वाले से सब्जी वब्जी लेते हैं तो जहाँ तक पॉसिबल हो अगर डिजिटल हो सकता है तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ आप टोटल हिसाब करें, घर आएँ, अंदर कोई और मेंबर से बोलें कि इतने पैसे देने हैं और टोटल चेंज उतनी ही उस आदमी को दें, क्योंकि वापसी में जब अगर आप उससे कोई चेंज लेते हैं, कोई नोट लेते हैं तो फोमाइट्स के कारण से हो सकता है वो इन्फेक्शन का सोर्स ना बन जाए। तो क्या नोट और सिक्के ये भी जरिया बन सकते हैं ट्रांसमिशन का? संभव है। अगर ठेले में कोई इन्फेक्शन है, फोमाइट्स पड़े हुए हैं, वो पहले से खांस रहा था, कुछ वहाँ पे वायरल होने की संभावना है सतह के ऊपर, पॉसिबिलिटी है। अगर उसने हाथ साफ नहीं किए हैं तो वो आपको ट्रांसमिट करें। ये बेहद अहम बात आपने कही। तो अब इस पे एक चीज पुरुषोत्तम जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि एक शुरुआत हुई थी कि डिजिटल पेमेंट जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा करें, लेकिन अब सब्जी वाले या फल बेचने वाले जो हैं वो बहुत कम है कि डिजिटल पेमेंट ले पाते हैं। तो क्या इसको लेकर के भी कुछ लोगों को बताया गया है कि आप जब जाएं तो अगर डिजिटल पेमेंट लोग ज्यादा करें तो आप डिजिटल पेमेंट ही लें? पुरुषोत्तम जी। बिल्कुल ये हमने सबको एडवाइस किया है कि आप मैक्सिमम डिजिटल पेमेंट ही करें और मिनिमम कांटेक्ट होना चाहिए हमारा किसी भी व्यक्ति से जो अनजान व्यक्ति है। और बेसिकली सोशल डिस्टेंस का यही वो है कि फिजिकल डिस्टेंस आप बनाए रखें और डिजिटल पेमेंट बेस्ट पेमेंट्स माध्यम है अभी। और इसके लिए हम बराबर निरंतर हमारे हर उसमें कहते रहते हैं और जागरूक भी करते रहते हैं। बिल्कुल। अरुण अग्रवाल जी, अगर फल और सब्जियों से थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ करके मैं आपसे कुछ किराना चीजों के बारे में आपसे समझूं कि जो हम किराना के सामान ला रहे हैं जाकर के, उनमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो पैक्ड हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अनपैक्ड हैं। पैक्ड हैं उसको तो हम समझ सकते हैं कि उसको वॉश करके या फिर 24 से 72 घंटे तक रख करके उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अनपैक्ड अगर हैं तो उसका किस तरीके से इस्तेमाल करें, या पैक्ड है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, पैक्ड आइटम्स तो जैसे आपने बोला कि जो शेल्ड आइटम्स होते हैं जो बंद उसमें आते हैं, उनको तो आराम से हम साबुन के पानी से धो सकते हैं। धोने के बाद में सुखा के उसको यूज़ किया जा सकता है। अनपैक्ड आइटम का यही एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप उसको लेके आएँ और उसके बाद उसको एक अलग जगह पे रख दें जिसमें कि 48 से 72 घंटे के बाद ही उस चीज़ को यूज़ किया जाए। उसको उस चीज़ को धोना संभव नहीं है, धोने के कारण से पानी से वो चीज़ खराब भी हो सकती है। बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी, हमने ही रखना पड़ेगा 48 से 72 घंटे के लिए। उसका यही एक तरीका है कि 48 से 72 घंटे तक। पुरुषोत्तम जी, सोशल डिस्टेंसिंग का अगर देखा जाए तो खास तौर पे पालन होना कहा जा रहा है कि बहुत ही अनिवार्य है, और बहुत जगहों पे किराना दुकान पे हमने ये देखा है कि जो ये सोशल डिस्टेंसिंग जिसके बारे में लगातार लोगों को समझाया जा रहा है वो चीजें टूटती हुई दिखी हैं किराना दुकानों पे। तो उसको लेकर के अब प्रशासन कितना सतर्क है, क्योंकि जयपुर की अगर बात कर ली जाए तो हर कोई जान रहा है कि जयपुर रेड जोन में है। जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमें न केवल किराना शॉप बल्कि हमें अपनी पूरी जो हमारी दिनचर्या हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को एक पार्ट बना के चलना होगा। हम अब इसको ये मान के चलना चाहिए, हमारी और पूरे समाज की सोसाइटी की सेफ्टी के लिए बहुत कंपलसरी चीज है। जहां तक किराना शॉप्स की बात है तो हमने सब जगह लगभग हमने नगर निगम के मार्फत हमने मार्किंग करवाई है और एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे हर थाना क्षेत्र में हमने मोबाइल मजिस्ट्रेट जो तहसीलदार रैंक के हैं, RS ऑफिसर्स हैं, उनको लगाया है। हर दुकान के जो दुकानदार है उससे व्यक्तिगत संपर्क करके उनको समझाया है कि आपको किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। नगर निगम की टीम जाती है, उनको समझाती है। फिर भी संभव है कि अभी भी लोग इसको इग्नोर करें, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं हो, और अगर आवश्यकता होती है तो हम पुलिस फोर्स बुला के भी इसको करते हैं। हमारे सोशल डिफेंस के वर्कर हैं, वो भी हमारे लगातार निरंतर गश्त पे रहते हैं। फिर भी अगर कोई इस तरह की अगर शिकायत आती है तो हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं जो किराना शॉप्स है वहां पे तो घेरे बनाए गए कि आप इसके अंदर रहें,
लोगों से दूरी जो है वो बनाए रखें। लेकिन जहां ये नियम टूट रहे हैं उसके लिए जो आपने कहा ये बेहद भी जरूरी है। अब एक चीज अरुण अग्रवाल जी, हम बहुत सारे सामान जो हैं उसका तो जिक्र हम कर चुके हैं, लेकिन मेडिकल शॉप पे हम जब जा रहे हैं वहां से भी बहुत सारी चीजें खरीद करके ला रहे हैं, जिसमें दवाइयां हैं, सैनिटाइजर ही हम अगर खरीद करके ला रहे हैं, मास्क ही अगर हम खरीद करके ला रहे हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं, दूसरी बीमारियों के लिए भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ला रहे हैं, तो क्या वहां से भी ट्रांसमिशन का खतरा है? जी, मेडिकल शॉप से भी बिल्कुल खतरा है। मेडिकल शॉप के जो वेंडर्स हैं वो भी एक सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं, क्योंकि वो रोज ही करीबन 50-100 जनों के संपर्क में आते हैं। अगर उनमें से कोई इन्फेक्टेड है तो वो सबको इन्फेक्शन दे सकता है। दुकान में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जहाँ तक संभव हो शेल्ड मेडिसिन जो अच्छी तरह स्ट्रिप के अंदर है, खुली हुई मेडिसिन नहीं लें और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। नहीं तो वो दवाइयां जब हम लेकर के घर आ रहे हैं तो उसके इस्तेमाल से पहले क्या करें डॉक्टर साहब? अपने हाथ साफ करें जी। इस्तेमाल से पहले आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं या साबुन के पानी से अच्छी तरह से धो सकते हैं और उसके बाद में उसके अंदर से मेडिसिन निकाल के आप ले सकते हैं। बिल्कुल। अब एक चीज पुरुषोत्तम जी आपसे चाहेंगे आखिर में कि आप अपनी तरफ से क्या वो संदेश देना चाहेंगे ताकि वो तमाम सब्जी बेचने वाले, सब्जी खरीदने वाले, सामान बेचने वाले और खरीदने वाले इस बात को समझे कि जरा सी चूक और बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अपनी तरफ से क्या हमारे चैनल के जरिए संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक व्यक्ति आया था रामगंज में, उससे आज हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आ गए हैं। तो निश्चित रूप से आज हमारे पास जो जितने एक्टिव केसेस हैं, लगभग 350 एक्टिव केसेस हमारे अकेले जयपुर जिले में हैं। तो ये कितना खतरनाक हमारे लिए हो सकता है, ये हर व्यक्ति को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है और इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, इस जितने भी हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं उनको हमें साथ लेके अपनी पूरी रूटीन लाइफ का उसको पार्ट बनाना है और उसी तरीके से सबका सहयोग जरूरी है। ये किसी एक व्यक्ति या एक सरकारी स्तर पर या किसी प्रशासन के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर या किसी चिकित्सा विभाग के किसी कार्मिक के स्तर पर इससे नहीं लड़ा जा सकता। ये हम सबकी लड़ाई है और बेहद सावधानी और सतर्कता रखते हुए हमें जब तक इसका कोई परमानेंट निदान नहीं आ जाता तब तक हमें सारे जो सुरक्षा मानक हैं जो कि सजेस्ट किए हैं अभी डॉक्टर साहब ने, उनको ध्यान में रख के अपना लाइफ स्टाइल को उसी हिसाब से तो ये हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी अगर निभाते हैं तो हम इस कोरोना को हरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जी और अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए और लोगों को बताने के लिए किस तरीके से घर में सामान लाएं और उसका इस्तेमाल करें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।